सफेद साड़ी में सरिता जी अपनी बेटी रिया को घर के अंदर लाती हैं। आंसुओं के सैलाब के साथ रिया को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और छोटी बहन कावेरी को आरती की थाली लाने के लिए कहा। कावेरी बेटा, आरती की थाली ले आओ, घर की लक्ष्मी वापस आई है। घर के सभी मेहमान रिया के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। सरिता जी ने रिया की आरती उतारी और घर के अंदर ले आईं। सरिता जी ने रिया की सफेद साड़ी उतारकर फेंक दी और उसे रंगीन सूट पहना दिया। उन्होंने रिया को सुलाने की कोशिश की, पर रिया की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने से यह भयानक मंजर जा ही नहीं रहा था। उसके कानों को सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, और वह शब्द था मनहूस कुलक्ष्मी। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। सरिता जी खुद को अपराधी की तरह खड़ा देख रही थीं। आज रिया की शादी थी। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। दोनों बहनें बार बार कपड़े बदलकर शादी को पूरी तरह एंजॉय कर रही थीं। सुबह सुबह रिया के ससुराल से आरव के चचेरे भाई राघव आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। रिया के पिता ने गेट खोलकर देखा तो उन्होंने सरिता जी को आवाज लगाते हुए कहा, सरिता, देखो, रिया के ससुराल से आए हैं कुछ सामान लेकर, जल्दी आओ। सरिता जी भागकर दरवाजे पर आती हैं और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती हैं। नहीं नहीं आंटी, अंदर मत बुलाई, समय बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। मैं यह लहंगा लेकर आया था, चाची जी ने कहा है कि विदाई इसी में होगी। ये लहंगा आप ले लीजिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ऐसा बोलकर राघव चला गया। सरिता जी लहंगे का जोड़ा रिया को दिखाने के लिए गईं और उसे दिखाते हुए बोलीं, रिया बेटा, चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। जी माँ, कहते हुए रिया थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ गई। समय बहुत तेजी से भाग रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, गाड़ियां आ गई हैं, गेस्ट हाउस चलने की तैयारी करो। हम सभी लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए। शाम को मैं तैयार होने के लिए गेस्ट हाउस से पार्लर चली गई। मैं पार्लर से तैयार होकर गेस्ट हाउस आ गई। तब तक मेरी दोनों बहनें और माँ भी तैयार हो चुकी थीं। लगभग 1 घंटे के बाद बारात आ गई। सभी लड़कियां बारात देखने के लिए बाहर चली गईं। रिया की सहेली बारात देखकर आती है और कहती है, रिया, दूल्हा तो बहुत सुंदर है। रिया को अपनी किस्मत पर आज बहुत ही नाज हो रहा था। थोड़ी देर बाद आरव की माँ की आवाज हॉल में सुनाई पड़ती है, जल्दी कीजिए आप लोग, जयमाल की रस्म शुरू करवाइए। विदाई का शुभ मुहूर्त 5 बजे तक का है, उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी लोग आरव की माँ को मालकिन कहकर बुलाते थे। सीधे पल्ले की साड़ी, हाथ भरकर चूड़ियां, गोरा रंग, रोबेली आवाज, पूरे के पूरे मालकिन जैसे तेवर थे। पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा था। इसी बीच जयमाला शुरू हो जाता है और जयमाला का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त पर हो जाता है। कुछ देर बाद माँ पीली साड़ी लेकर आती हैं और उसे रिया को पहनने के लिए देती हैं। रिया बेटी, जल्दी कपड़े बदल करके आओ, तुम्हारी सास का हुक्म है। उनका कहना है सब कुछ शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही होना चाहिए। रिया तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे मंडप में लेकर आती है। शादी की रस्में चल ही रही थीं कि तभी आरव की माँ की बुलंद आवाज सुनाई दी, पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। थोड़े समय बाद ही सही समय पर शादी संपन्न हो गई। ठीक 5 बजे रिया की विदाई हो गई। रिया की सास राधिका जी ने रिया के पापा से कहा, भाई साहब, उदास मत होइए। जब भी आपको रिया की याद आए, आप उससे मिलने आ जाइएगा। जैसे अनन्या मेरी बेटी है, वैसे ही रिया भी अब मेरी बेटी है। आप चौथी की तारीख निकालकर हमें बता दीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। घर के सभी लोगों को रिया के जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी भी थी कि रिया को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। ससुराल लोकल होने के कारण वह लोग 1 घंटे में पहुंच गए। बहू के स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर बाजे बज रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें बहू को देखने की कोशिश कर रही थीं। आरव की दादी ने रिया की आरती उतारी और उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर का नजारा देखने लायक था। रिया को जमीन पर पैर नहीं रखने दिए गए। बाहर से कमरे तक पूरे रास्ते में फूल ही फूल थे। उन्हीं फूलों पर पैर रखकर रिया कमरे तक पहुंची। अपने कमरे की सजावट देखकर रिया हैरान रह गई। रिया यह सब देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद रिया की सास राधिका जी कमरे में आईं और बोलीं, रिया बहू, अब ये घर तुम्हारा है और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, तुम नहाकर आराम कर लो। थोड़ी देर बाद दोपहर में कुछ रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा
और फिर कल रात को रिसेप्शन भी है। तुम्हारा लहंगा सिलकर आ गया है। अभी आरव तुमको रिसेप्शन में पहनने वाला लहंगा दे जाएगा। तब तक मैं चाय भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरव लहंगा और चाय लेकर खुद आते हैं। दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। आरव कहते हैं, रिया, फोन तुम्हारे कमरे में लगा है। तुम अपने घर फोन कर लेना। मैं चलता हूँ, काम बहुत ज्यादा है। सभी रिश्तेदारों के खाने पीने की व्यवस्था करवानी है और कल शाम की पार्टी की भी तैयारी देखनी है। अच्छा, रात में मिलते हैं। रिया फोन लगाकर माँ से बात करती है और ससुराल की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। अपनी बेटी की खुशियों को देखकर माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती है। रिया नहाकर लौटी तो नाश्ता लेकर उसकी ननद अनन्या कमरे में बैठी होती है। भाभी, नाश्ता करके आप आराम कर लीजिए और दोपहर तक तैयार हो जाइएगा। साड़ी कौन सी पहननी है, माँ बताएंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे भी अपने कपड़े तैयार करने हैं। भैया को भेज दूं क्या? मुझे चिढ़ाते हुए अनन्या बाहर की तरफ निकल जाती है। मालकिन, ये सामान कहाँ है? मालकिन, वो सामान कहाँ है? की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि माँ ने पूरे घर की बागडोर कितनी अच्छी तरह संभाल रखी है। दोपहर से रस्में शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रस्में समाप्त होती हैं, रिया के लिए अनन्या खाना लेकर आती है और कहती है, भाभी, खाना खाकर आराम कर लें। माँ ने कहा है कि शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। रिया खाना खाकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। इधर मालकिन राधिका जी की आवाज शाम को बंगले में फिर से गूंजती है। राघव, अभी तक सुशीला क्यों नहीं आई? इतने लोगों का खाना बनाने में रात हो जाएगी। आरव, सुशीला को बुलाने के लिए किसी को भेजो और जब तक सुशीला नहीं आ जाती तब तक बड़ा वाला चूल्हा लॉन में लगे टेंट में लगाने की तैयारी करो। मालकिन चूल्हा लॉन में लगाने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि नॉनवेज वहीं बनता है। रिया के ससुराल में शादी के दूसरे दिन मछली का बनना शुभ माना जाता है। सुशीला घर में खाना बनाने का काम करती है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन खाना बनाना सुशीला का काम है। सासू माँ बड़बड़ाते हुए आती हैं और कहती हैं, सुशीला तो समय से आ जाती है, पर ना जाने आज क्या बात हो गई है। मैं सुशीला के अलावा किसी को भी किचन में नहीं जाने देती। मेरा किचन सुशीला के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। और हाँ, यह कपड़े पकड़ो। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है। सब लोग आने शुरू हो जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं अनन्या को भेजती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो अनन्या से कहलवाना। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, मालकिन, मछली आ गई है। आगे क्या करना है? मालकिन, हाँ हाँ, चलो चलो, मैं आ रही हूँ। सुशीला आई नहीं है अभी तक। उसके बिना तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आरव ने कहा, आ रही होगी, राघव लेने गया है उसे। तब तक मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अनन्या कहती है, माँ, ढोलक कहाँ रखी है? मंजू काकी मांग रही हैं। दूसरी मंजिल पर पहले कमरे में है। जाओ, किसी को भेजकर मंगा लो। मंजू काकी बोली, शगुन का रुपया रखो और ढोलक को सिंदूर लगाओ। गाना शुरू किया जाए। हाँ हाँ दीदी, अभी आई, अनन्या कहती है। मंजू काकी मालकिन की जेठानी थीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मालकिन की आवाज बुलंद होती जा रही थी। आरव अनन्या को बोलता है, रिया तैयार हो गई हो तो उसे नीचे ले आ। माँ कहते ही आरव रिया के कमरे की तरफ चल पड़ता है। इतने में सुशीला आ जाती है। मालकिन सुशीला को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, ये क्या है सुशीला? तुम्हें पता है ना, शादी ब्याह का घर है और तुम गायब हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम परिवार सहित यहीं रहो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाई? सुशीला कहती है, मालकिन, उसे बहुत तेज बुखार है और बेटे को बिटिया के पास छोड़ आई हूं। यह सुनकर मालकिन थोड़ा सामान्य हो गई और बोली, अच्छा, तुमने बताया क्यों नहीं? चलो, ठीक है, किसी को भेजकर तुम्हारे बच्चे को बुला लेती हूँ। अब तुम जाओ, खाना बनाने की तैयारी करो। और हाँ, पहले खाना बनाने की तैयारी करो, फिर आकर बहू को देख लो। मैं तुम्हारी मदद खुद करूंगी। हॉल में ढोलक की थाप की आवाज गूंजने लगी। अनन्या रिया के कमरे की तरफ तेज कदमों से पहुंची। भाभी, चलिए, माँ नीचे बुला रही हैं। अनन्या रिया को लेकर नीचे आने लगी। रिया को देखते ही सभी औरतों की आंखें खुली रह गईं। थोड़ी देर के लिए मंजू काकी के हाथ रुक गए। सन्नाटा छा गया। रिया लहंगे और श्रृंगार में अप्सरा लग रही थी।
आरव ने तिरछी निगाहों से रिया को देखा और मुस्कुराया। रिया भी हल्का सा मुस्कुराई। मालकिन ने आधे रास्ते से पलटकर रिया का हाथ पकड़ लिया और नीचे तक ले आई। मालकिन ने रिया की उंगली में अंगूठी पहनाकर मुंह दिखाई कि रस्म की शुरुआत की। दादी ने सोने की चैन पहनाकर कुल की लक्ष्मी के खिताब से नवाजा। मालकिन बोली, मंजू दीदी, आगे आप संभालिए, मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ। और अनन्या, तुम भाभी के साथ रहना। कहते हुए मालकिन लॉन में लगे हुए टेंट की तरफ लंबे लंबे कदमों से जाने लगी। सुशीला कहती है, खाने की तैयारी हो गई है मालकिन, बस आटा गूंद रहा है, मैं अभी रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। हाँ, ठीक है, पहले जाओ, बहू को देख लो, तब तक बाकी काम दूसरे नौकर संभाल लेंगे। राघव, लड्डू के डिब्बे ले आओ, मेहमानों के जाते समय दादी अपने हाथों से सबको देंगी। जी, चाची जी। कहते हुए राघव लड्डू के पैकेट लेने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाता है। गाने बजाने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी सुशीला कहती है, मालकिन, खाना बन गया है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तुम बता देना, गर्मा गर्म रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। ढोलक की थाप पर अनन्या और उसकी सहेलियों का नाचना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद प्रोग्राम खत्म होता है। सभी लोग रिया को आशीर्वाद देते हैं। दादी अपने हाथों से लड्डू के डब्बे आने वाली महिलाओं को देती जा रही थीं। सबके जाने के बाद माँ सुशीला से कहती हैं, रोटियां बनाना शुरू करो, और अनन्या, तुम भाभी को जाकर कमरे में खाना दे आओ। ठीक है माँ, कहकर अनन्या रिया को कमरे में ले जाती है। इधर सुशीला रोटियां बनाने लगती है। आरव और राघव सबको खाना खिलाने का इंतजाम करने लगे। मालकिन कहती हैं, आरव, छोड़ो, सबके पास जाकर बैठो। इधर आओ, सारे नौकर मर गए हैं क्या? तुम प्रकाश जी के पास जाकर बैठो, वह रुकेंगे नहीं, अभी अपने घर जाएंगे। मालकिन सुशीला के पास आकर कहती हैं, तुम अपने घर के लिए खाना निकाल दो, मैं किसी से भिजवा देती हूँ, और तुम्हारी बेटी को बुला लेती हूँ। अब तुम सुबह जाना, रात बहुत हो गई है। आरव जाकर एक किनारे बैठे प्रकाश जी के पास आकर बैठ जाता है। अनन्या रिया से कहती है, भाभी, आप कपड़े बाद में बदलिए। चलिए, छत पर आपको घर की सजावट और लाइटिंग दिखाती हूँ। छत से तो और सुंदर दिखता है, अगर लाइटिंग देखेंगे तो देखती रह जाएंगी। रिया अनन्या के साथ छत पर चली जाती है। छत से लॉन साफ दिखाई दे रहा था। सजावट देखकर रिया के मुंह से वाह निकल जाता है। अनन्या कहती है, मेरा लॉन बहुत बड़ा है, माँ और भैया सुबह लॉन में ही चाय पीते हैं। रिया की निगाहें आरव को ढूंढने में लग जाती हैं। आरव बैठकर किसी से बात कर रहा था। मालकिन के माथे पर बल था कि किसी की खातिरदारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसके लिए कभी इधर कभी उधर चक्कर काट रही थी। मालकिन नौकरों से कहती हैं, खाना परोस शुरू करो। सुशीला, जितनी रोटियां बन गई हैं उतनी भिजवा। और हाँ, तुमने खाना टिफिन में भर दिया कि नहीं? मालकिन, याद नहीं रहा, जल्दी करो। फिर सबको खाना खाने के लिए बुलाने चली जाती है। इधर सुशीला खाना टिफिन में भरना शुरू करती है। तभी सुशीला की साड़ी का आंचल चूल्हे से निकलती हुई लौ से आग पकड़ लेता है। मालकिन जोर से चिल्लाती है, सुशीला, तुम्हारी साड़ी जल रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर में राघव और आरव बहुत तेजी से उठकर भागते हैं। साड़ी की जलन सुशीला को महसूस होने लगती है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगती है। आरव तेजी से लपककर सुशीला की साड़ी खींचकर फेंकता है। साड़ी टेंट से चिपककर गिरती है और टेंट में आग पकड़ लेती है। आग की लपट से टेंट में लगी हुई झालरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बंगले में अंधेरा हो जाता है। अनन्या रिया को छत पर छोड़कर दौड़ती हुई लॉन में आ जाती है। यह नजारा देखकर रिया के माथे पर सिलवट पड़ जाती है। किसी तरह अंधेरे में टटोलते हुए छत से नीचे आने की कोशिश करती है। टेंट में आग पकड़ते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। आरव अपनी माँ की तरफ भागता है। उसे अपनी माँ के साथ किसी अनहोनी की आशंका होती है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह सर के बल गिर जाता है। दर्द से उसकी चीख निकलती है और माँ कहकर पुकारता है। जलते हुए टेंट की रोशनी में आरव गिरते हुए दिखाई देता है। माँ आरव की तरफ भागती है और बाकी लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। अचानक आरव की दिमाग की नसें सुन्न पड़ जाती हैं। हाथ पैर टाइट होकर अकड़ने लगते हैं। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। माँ जोरों से चिल्लाती है, राघव, जल्दी आओ,
आरव को मिर्गी का दौरा फिर से पड़ गया। जब तक कुछ समझ पाते, सब खत्म हो चुका था। मालकिन, डॉक्टर डॉक्टर कहकर अपना सिर पीटती हैं। आरव के सिर में गहरी चोट की वजह से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आरव को मृत घोषित कर देते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी फैल जाती है। बोलने को कुछ नहीं बचा था। रिया यह नजारा देखकर निस्तब्ध रह गई। ऐसा लगता था कि रिया की आत्मा बाहर निकल गई हो, केवल शरीर का ढांचा खड़ा है। पेड़ का तना हरा भरा दिख तो रहा है, मगर जड़ अंदर से खोखली हो गई है। इधर रिया के मायके में फोन की घंटी बजती है। रिया के पापा कहते हैं, देखो, किसका फोन है? माँ बड़बड़ाते हुए कहती हैं, इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? सुबह खरीदारी करने जाना है, रिसेप्शन में भी जाना है, मेहमानों का खाना पीना भी देखना है। ऊपर से इतनी रात में किसका फोन? नींद खराब करके रख दिया। रिसीवर उठाकर हेलो कहती हैं। उधर से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर रिया की माँ रिसीवर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती हैं और मुंह से निकलता है, ये क्या हुआ? अभी कल ही तो विदाई हुई थी। रिया इतनी बदनसीब कैसे हो सकती है? लगभग 1 घंटे बाद रिया की माँ और पापा रिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। रिया अभी भी जड़ सी खड़ी थी। उसके ऊपर रोने की आवाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। रिया की माँ को देखकर भीड़ में कानाफूसी की आवाजें आने लगती हैं। न जाने कैसी मनहूस कुलक्ष्मी बेटी जनी है। दोनों घर उजाड़ करके रख दिया। अपना सुहाग माँ रखा गई। प्रकाश जी अपनी निगाहें नीचे करके बर्बादी का नजारा देख रहे थे। निगाह नीचे करने की वजह थी क्योंकि शादी के लिए प्रकाश जी ने 6 महीने से पीछे पड़े हुए थे। मैं यह कहकर टाल देती थी कि वह अभी पढ़ रही है, लेकिन प्रकाश जी बार बार यही कहते कि आप शादी कर लीजिए, बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। राधिका जी आरव को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थीं। उन्हें पता था कि आरव को कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। 15 अगस्त 2024 की सुबह का सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। आरव की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी। माँ और दादी का हाल बहुत बुरा था। रिया को आरव का चेहरा आखिरी बार दिखाया जाता है। उसके बाद आरव को श्मशान घाट लेकर चले जाते हैं। अनन्या रिया को कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद मंजू काकी की रिया चढ़ जाती है और वह अपना आप पूरी तरह खो देती है। जोर से चिल्लाती है, कहाँ है ये रिया? लेकर आओ उसे मेरे पास। अनन्या, रिया को ले आओ। सुनाई नहीं देता क्या? दादी कहती हैं, अनन्या, रिया को नीचे ले आओ। ये सब किस्मत का लेखा जोखा है। हम और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अनन्या बेमन से जाकर रिया को ले आती है। रिया अभी भी भूत की तरह खड़ी है, मानो रिया का दिमाग सुन्न हो गया हो। कुछ औरतें उसको पकड़कर लकड़ी के पटरे पर बिठा देती हैं। लाल लहंगा पहने हुए रिया के ऊपर बाल्टी से पानी डाला जाता है। फिर रिया की चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं। लाल चूड़ियों से भरी कलाइयां पल भर में सूनी हो जाती हैं। रिया की मांग का सिंदूर पानी के साथ बह जाता है। पीले रंग का सिंदूर, जो रिया की मांग में सूरज की लालिमा की तरह चमक रहा था, चंद्रमा की रोशनी की तरह दूधिया हो जाता है। माथे की बिंदी उतार दी जाती है। रिया के चेहरे की रंगत अचानक से फीकी पड़ जाती है। लाल साड़ी और गहने उतारकर सफेद साड़ी पहना दी जाती है। रिया की माँ के लिए यह सब देखना बहुत ही दुखदाई था, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लेखा टाला नहीं जा सकता। औरतें फिर फुसफुसाना शुरू कर देती हैं, कल ही शादी हुई, आज ही विधवा हो गई। कुलक्ष्मी नहीं तो क्या है? रिया की माँ मालकिन से कहती हैं, अब इजाजत दीजिए, मैं रिया को अपने साथ ले जा रही हूँ। मंजू काकी गरजते हुए कहती हैं, हाँ हाँ ले जाओ। ऐसी औरत की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इसके घर में पैर रखते ही आज खुशियां मातम में बदल गईं। आज अपने पति को खा गई, कल ना जाने क्या करेगी। रिया की माँ का सब्र टूट जाता है। वह रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती हैं। इस हादसे ने रिया को अंदर से खोखला कर दिया। उसको एक रात में लक्ष्मी से कुलक्ष्मी बना दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।